गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, कल हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने कल देखा की पॉइंट्स। किस चीज का? इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। और हम लोगों ने क्वेश्चन क्या किया? हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कर लिया था। इज इट क्लियर? आज हम लोग एक दूसरे चैप्टर के साथ है ना आए हैं। आज हम लोग एक दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है, देखिए, दी अर्थ। दी अर्थ। दी अर्थ। क्या है ये? चैप्टर का नाम होगा दी। ये दी हो गया और ये हो गया अर्थ। दी अर्थ। दी अर्थ। देख, दी क्यों हो गया? क्योंकि इसके पहले वावल है। वावल के साथ THE को दी पढ़ते हैं, और जब ये कॉन्सोनेंट के साथ होता है तो इसको द पढ़ते हैं। इसलिए हो जाएगा दी अर्थ। इसमें आर जो है ना मेरे भाई, ये साइलेंट है, इसलिए ये अर्थ नहीं है, अर्थ है। दी अर्थ। दी अर्थ। आई बात समझ में? तो आज हम लोग इस स्टोरी को डील करेंगे। ये क्या है? एक स्टोरी है। ये एक स्टोरी है। इसको हम लोग आज डील करेंगे। ओके, तो बिना समय गवाए हम लोग अपने स्टोरी पे चलते हैं। ठीक, आ जाओ। इतना बात समझ में आ गई कि नहीं? आ जाओ। और राइटर का नाम है H.E. बेट्स। H.E. बेट्स ये राइटर हो गए। राइटर यही है हमारे H.G. बेट्स साहब। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है ना, द अर्थ। ठीक है, आइए अब कुछ पढ़ ले। हार्वर्ड ऑनेस्ट। हार्वर्ड ऑनेस्ट बेट, इसका H.E. बेट is widely recognized as one of the finest story writer of his generation, with more than 20 story collection published in his lifetime. कहता है कि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध है ना स्टोरी राइटर है। बहुत ही प्रसिद्ध क्या है? स्टोरी राइटर है। फाइनेस्ट स्टोरी राइटर है अपने जनरेशन का। ठीक है, अपने युग का। इन्होंने अपने जिंदगी भर में कम से कम 20 स्टोरी का कलेक्शंस इन्होंने पब्लिश्ड करा रखा है। he should not be overlooked, however, that he also wrote some outstanding novels. साथ में स्टोरी के साथ साथ कुछ नॉवेल्स भी इन्होंने लिखा है। स्टार्टिंग विथ टू सिस्टर्स थ्रू टू अ मोमेंट इन टाइम, ये एक नॉवेल का नाम है। विथ सच वर्क एज लव फॉर लेडिया, ठीक है, ये है। फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस एंड द स्कारलेट स्वर्ड, अर्निंग हाई प्रेज, और ये तीसरा नॉवेल है, अर्निंग हाई प्रेज फॉर द क्रिटिक्स। ये सब चीजें जो नॉवेल है ना, ये बहुत ही है ना प्रसिद्ध रहा है, और क्रिटिक को अपने ओर, आलोचकों को है ना अपने ओर अट्रैक्ट किया है। His study of the modern short story is considered one of the best ever written on the subject. और सबसे बेस्ट मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी है जो इनका सबसे बेस्ट है ना कलाकृति मानी जाती है। तो मिला जुला के हम लोग क्या समझ गए? H.G. बेट्स साहब शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और नॉवलिस्ट हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और नॉवलिस्ट है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और नॉवलिस्ट हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और नॉवलिस्ट हैं। मॉडर्न एज का, मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी यानी आधुनिक काल के, यह एक उपन्यासकार भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको।
तो ये है इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर कर लिया। ठीक है, आगे देखेंगे इनकी बायोडाटा। ये पैदा कब हुए थे? ये पैदा हुए थे मेरे भाई 16 हाँ मई 1905, यानी 1905 को 16 मई 1905 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? इंग्लैंड में। इनकी मृत्यु हो गई 29 जनवरी 1974, जब वो 68 वर्ष की उम्र में थे। मरे कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो पैदा हुए इंग्लैंड में, मर गए इंग्लैंड में, तो राइटर कहाँ के हो गए? इंग्लैंड के हो गए ना, इंग्लिश राइटर हो गए। तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट। He was an English short story writer and novelist of 20th century, यानी 20वीं शताब्दी के यह शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है और नॉवलिस्ट भी है। और कौन वाली? इंग्लिश वाली, यानी इंग्लैंड वाली। आई वो अमेरिकन नहीं है, ब्रिटिश है, इंग्लिश है। इतनी बात समझ में आ गई? ऑक्यूपेशन, इनका कार्य क्या था? कार्य था क्या करना? राइटिंग करना। लैंग्वेज कौन सा यूज करते थे? ये लैंग्वेज यूज करते थे इंग्लिश। सिटीजनशिप कहाँ की थी इनकी? यूनाइटेड किंगडम, यूके, यानी इंग्लैंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ज़ारा या जानर, ये नॉवेल लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग लिखते थे। शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल के लिए ये जाने जाते हैं। नोटेबल यानी विख्यात वर्क कौन कौन सा है? लव फॉर लीडिया, द डार्लिंग बर्ड ऑफ द मे, माय अंकल स्टीलास, ये इनका इंपॉर्टेंट मैंने क्या कहते हैं वर्क है, यानी इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसके लिए ये लोग जाने जाते हैं। आई बात समझ में? ये हो गया आपको आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आ जाओ अब हम लोग इस कहानी को देखें। इस कहानी में कुछ है कुछ है तो यही है। ये एक मिस्टर जॉनसन है, ठीक है, और ये मिस्टर जो जॉनसन साहब हैं ये एक किसान है, ठीक है, और इनके पास, और किसान होने के चलते इनके पास जो इनकी पोजीशन है, इनका जो संपत्ति है, क्या है इनकी संपत्ति? एक प्लाऊ है, हल है, 2 पहिया वाला एक कार्ट है, गाड़ी है, कुछ टूल्स हैं, औजार हैं, मतलब पेचकस होगा, रिंच होगा, आ जाओ, और एक पतला दुबला ब्राउन रंग का मेयर है, घोड़ी है। यानी इंग्लैंड में घोड़ा से या घोड़ी से खेती होता है तो इसलिए रखे। ठीक है, जो कहता है कि धीरे धीरे खेत को जोतता था, यानी इतना पतला दुबला था कि खेत बहुत हरहरा के नहीं जोतता था, वो धीरे धीरे जोतता था। ठीक है, खेत भी जोतता था और कार्ट को भी खींचता था। ठीक है, और इसके अलावे इनको एक बेटा भी था। ठीक है, तो इनके पास क्या था? ये फार्मर है। ये क्या है? फार्मर है। जॉनसन फार्मर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे द लगा हुआ है। कहोगे द क्यों लगा है? जब भी कोई भी नाउन, कोई भी टाइटल होता है, ठीक है, तो जैसे ठाकुर, ठाकुर, सिन्हाज, यादवाज, तो उसके साथ द लगता है और ये पूरे जाति का बोध कराता है, फैमिली का बोध कराता है। तो यानी कि द जॉनसन यानी द जॉनसन फैमिली। ठीक है, द लग जाने से ये नाउन प्लूरल हो जाएगा, द लग जाएगा तो ये फैमिली का काम करेगा। ठीक है, जैसे ठाकुर फैमिली, द ठाकुर्स, मैंने सिंह जी के परिवार, द सिंग्स, ऐसे द यादवास, उसी तरह द जॉनसन्स, यानी द फैमिली ऑफ जॉनसन्स। तो फैमिली ऑफ जॉनसन में क्या क्या चीज था? अब जॉनसन साहब थे फार्मर, तो इनके पास क्या होगा? एक हल था, 2 चक्का वाला, क्या कहते हैं, एक
ठेला गाड़ी था या गाड़ी था, कार्ट, कार्ट मैंने बैलगाड़ी कह सकते हो, या घोड़ा गाड़ी। उनके पास कुछ औजार था, एक पतला दुबला ब्राउन रंग का घोड़ी था जो खेत भी जोतता था और कार्ट को खींचता भी था। और उनके पास और उनके पास क्या जमीन कितना था? 4 एकड़। याद रखिए 4 एकड़ का जमीन था उनके पास। कितना जमीन था? 4 एकड़। याद रखना, ये 4 एकड़ का प्लॉट उनके पास था, बस इतना ही था इनके पास। 4 एकड़ का जमीन, एक खेत जोतने वाला प्लाव, 2 पहिया वाला कार्ट गाड़ी, कुछ औजार और एक पतला दुबला ब्राउन रंग का घोड़ी। 4 एकड़ का जमीन और एक बेटा। बस इनका जॉनसन परिवार में इतना ही सामान था, इसके अलावा कुछ नहीं था। आई बात समझ में? चलो जी। अब बेटवा का क्या नाम था? बेटवा का नाम था बेंजी। बेटवा का क्या नाम था? बेंजी। नाम याद रखना यार, बेटवा का नाम था बेंजी। ठीक है। और जब ये 30 इयर्स का हो गया, यानी मोर देन 30 इयर्स, तब जाकर जॉनसन साहब को रियलाइज हुआ। पता तो पहले भी था, लेकिन बेटा बेटा होता है, कहा जाता है ना, घी के लोंदा टेढ़ो भाला। तो बेटा होता है, बेटा कुछ भी हो तो बेटा बेटा होता है। लेकिन जॉनसन साहब को रियलाइज कब हुआ? जब इट वॉज मोर देन 30 इयर्स, जब 30 साल गुजर गया, तब जॉनसन साहब को रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ? कि जो बेंजिया है ना, उनका बेटवा, नॉट राइट इन हिज हेड, यानी वह सही दिमाग का लड़का नहीं था। यानी 30 साल तक वह इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे कि मेरा बेटा का, है ना, मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। वो कहते थे हम ठीक है। लेकिन 30 साल के बाद जॉनसन साहब को एहसास हो गया कि सही में, वास्तव में बेंजी जो है ना, उसका जो ब्रेन है, उसका जो दिमाग है, हेड है, नॉट राइट, सही नहीं है। आई बात समझ में? एक बाप को 30 साल लग गया, समझ रहे हो? तो हम और आप किसी के बच्चे को एक दिन में, 1 घंटे में कैसे पता कर पाएंगे मेरे भाई कि वो मेंटली सही है? अब मेंटली सही का मतलब ये नहीं कि पागल हो गया, यानी वो जमाना के, वो एक तो बहुत ही पागल हो जाता है तो एबनॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ मेंटल नॉट राइट इज हेड, यानी सोचने का तौर तरीका, उसके रहन सहन कुछ अलग टाइप के होते हैं। ठीक। अभी देखा जाए कि दुनिया में लगभग देखा जाए कि 90% लोग इसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, और सब लोग ऐसे ही है, तो हमें एहसास नहीं होता कि हम भी वही हैं। आई बात समझ में? आ जाओ। तो जॉनसन साहब को कितना साल लग गया भैया? बस 30 इयर्स लग गया। ठीक है, आ जाओ। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पढ़ नहीं सकता था, वो पढ़ भी सकता था, वो काउंट भी कर सकता था। ठीक है, बस था कैसा, सिंपल था, नॉट क्वाइट लाइक अदर, यानी आम आदमी की तरह नहीं था, आम आदमी की तरह नहीं था। ठीक है, आम आदमी की तरह नहीं था। ठीक है। और ये माँ तो उनका एक ही को बेटा था, इसलिए वह बहुत ही काइंड थे उसके प्रति। ये को बेटा था, काइंड तो होना स्वाभाविक है ना मेरे भाई, काइंड थे, लेकिन बहुत ही और बहुत एनेक्सियस एंड सेक्रीफिशियल थे। अपने बेटे के प्रति बहुत चिंतित भी रहते थे और बहुत ही, है ना, सेक्रीफाइस करते थे अपने बेटों के लिए। लेकिन डे बाय डे उसकी हालात, है ना, बद से बदतर होती चला जा रहा था। ठीक है, बेंजी की जो फिजिकल स्ट्रक्चर था देख लो, लार्ज लूज लिम्स, माने मोटा, माने थुल थुल टाइप का था, यानी लिम्स जितने थे वो लूज था और लार्ज था, यानी माने बहुत फिट एंड फाइन नहीं था। ठीक है, सिंपल माइंडेड था, माइंड बहुत एकदम सिंपल रहता था, बहुत कम हंसता था, कम बोलता था। हाँ, एक तरह से कहोगे भीतर घूमना टाइप का था। याद रखो यार, जो बहुत कम बोलता है ना, बहुत डेंजरस होता है यार। ट्राई टू थिक सॉफ्ट फेयर हेयर ऑन हिज फेस, और चेहरे पे बाल भी था, यानी बाल था,
यानी बाल का धनी था। हाँ, अब जिसका दिमाग ना हो तो बाल के धनी हो ही जाएगा यार, आ जाओ। ठीक है, तो कहोगे सर लड़कियों के तो बहुत बाल होती है तो उसके बाद दिमाग नहीं होता है क्या? इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे मेरे भाई, क्योंकि अगर बोलूंगा स्टूडेंट है गर्ल्स भी होगी तो झगड़ा हो जाएगा। आ जाओ। तो इसके पास क्या था? बाल था ऑन हिज फेस, यानी फेस यानी हेड वगैरह पे। ही लुक्स सिंपल हार्टेड, बस एकदम सिंपल दिखता था, ऊपर से एकदम सिंपल हार्टेड दिखता था, सिंपल माइंडेड दिखता था मेरे भाई। ठीक है, आईज वेयर ब्लू, उसकी आंखें कैसी थी? नीली थी। एंड हैड सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस, और हमेशा चेहरे पर मुस्कान था। ऐसे यार, ऐसे आदमी से बच के रहना जो कम बोलता हो, है ना, एकदम शांत रहता हो, और जब भी ऐसे दिखता हो भाई, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं बेंजी तो नहीं है, याद रखना। बाद में पता चलेगा क्या था यार, तो समझ लो। ठीक है, तो ये उसकी क्वालिटी बता रहा। लेकिन कहता है जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था वैसे वैसे वो क्या हो रहा था? कनिंग हो रहा था, धूर्त हो रहा था। यानी ऐसे आदमी कैसे होते हैं? धूर्त होता है। क्या समझे आप? जो व्यक्ति देखने में सिंपल माइंडेड हो, बाल भी हो चेहरे पे, ठीक है, सिंपल हार्टेड दिखाई दे, सिंपल माइंडेड, सिंपल हाइट, है ना, आँख की तो बात छोड़ दो, सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस रहे, ठीक है, तो भैया वो आदमी थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ, तो ये धीरे धीरे बेंजी कनिंग हो रहा था, यानी चतुराई, मैंने क्या कहते हैं, धूर्तई उसके अंदर आ रहा था। आज के ज़माने में पागल में नॉट राइट, है ना, हेड का मतलब क्या हो गया? नॉट राइट इन हिज हेड का मतलब वो क्या हुआ? चतुर, यानी धोखेबाज, यानी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता हो। दैट पर्सन इज कॉल्ड नॉट राइट इन हिज हेड अकॉर्डिंग टू दिस वन। क्योंकि राइट नहीं होगा तो क्या होगा? कनिंग ही होगा यार। कनिंग आदमी सही नहीं होता, वो कहेगा कुछ, करेगा कुछ, सोचेगा कुछ। तो आज के मॉडर्न एज में 90% लोग तो ऐसे ही है यार। ठीक है, अपने ही लिए, अगर दोस्ती भी करेगा तो अपने लिए, जब तक आपका स्वार्थ सिद्धि ना हो तब तक वो आपके साथ चिपका रहेगा, और जैसे ही स्वार्थ खत्म, दोस्ती खत्म। ये है मॉडर्न एज यार। आ जाओ। तो ये बेंजी के माध्यम से जो अपने बाप को नहीं हो सकता, तो आपको क्या, आपका क्या हो सकता है? ये राइटर ये कहना चाहता है, जो बेटा अपने बाप को नहीं होता वो आपका क्या होगा? हाँ, लड़की का वो हस्बैंड कैसे होगा, भाई के लिए वो भाई कैसे होगा, दोस्त के लिए वो दोस्त कैसे होगा? जो बाप का ना हुआ वो किसी का भी नहीं हो सकता। बस वो अवसर की तलाश में रहता है, याद रखना। इसलिए बेंजी, बेंजी जो है ना, ऐसे ही व्यक्ति के लिए यहाँ पे, है ना, एक सिंबॉलिकल नाम है। ऐसे लोग बेंजी कहलाते हैं। एक, अगर आपके समाज में ऐसे लोग हैं तो दैट पर्सन इज बेंजी। ओके, आ जाओ। इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाई? अच्छा, अब शुरू शुरू में इसके बिहेवियर को देखकर पिताजी बताएं कि बहुत एनेक्सियस रहते थे, चिंतित रहते थे। तो इनको डॉक्टर के पास भी ले गया शुरू शुरू में। 30 साल के बाद उनको पूरी एहसास हो गया कि भैया ये सही खोपड़ी का है नहीं, है ना, सही खोपड़ी का है नहीं। लेकिन 30 साल के पहले जब छोटा था तो उसकी हालात को देखकर सोचा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कि आम आदमी की तरह नहीं था, आम लड़का की तरह नहीं था, न खेलता था, आम बच्चे की तरह उस तरह कहीं बिहेव करता था। तो इसको लगा, बाबू को लगा कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन देखो आदमी को देखो, होता क्या है कि हम लोग को पता चलता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन एक स्वार्थ होता है ना भाई, वो आदमी को मैंने मानने से इनकार करने लग जाता है। जैसे धृतराष्ट्र को ले लो, महाभारत में, उसको पता था कि नहीं उसका जो बेटा है, हाँ, वो कैसे है, हाँ, वो सब गड़बड़ है, लेकिन बेटा, पुत्र मोह, पुत्र मोह के चलते वो एहसास नहीं करता था, और कारण उसका अंजाम क्या निकला? हाँ, पूरा कौरव का नाश हो गया। ठीक है, तो होता है एक आदमी एहसास नहीं कर पाता। हाँ, अब मान लो ये बाप है, कैसे एहसास करे कि मेरा बेटा गड़बड़ है? तो हर आदमी, जैसे वो धृतराष्ट्र था, समझो कि जॉनसन साहब भी धृतराष्ट्र थे। ठीक है, तो और देखो,
महाभारत में धृतराष्ट्र एक एग्जाम्पल सिद्ध किया गया है। यानी मोह, अगर आपको पुत्र मोह है तो बेटा में कोई गलती नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर पुत्री मोह है तो पुत्री में आपको कोई गलती नहीं देखेगा। तो भैया मोह से ऊपर उठोगे तो समझ में आएगा सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, ठीक है। तो बेंजी साहब, जॉनसन साहब को अपने बेंजी पर डाउट नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हुआ तो उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई हाँ, कि इनके इस लड़के का थोड़ा सा दिमाग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। यानी दिमाग थोड़ा सा मैंने स्लो प्रोसेस करता है, दिमाग तो है लेकिन स्लो प्रोसेस में है, थोड़ा सा इसको बूस्टअप करना पड़ेगा। बूस्टअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे काम दो, कुछ ऐसे काम दो जिम्मेवारी वाला, समथिंग टू डू, कुछ ऐसे दीजिए इसको कुछ करने के लिए, कुछ करने के दो ताकि इसमें अपना दिमाग इस्तेमाल कर सके, ठीक है। एंड ऐसा करेगा तो धीरे 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 उसका दिमाग क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। दिमाग तो खुद उसका डेवलप हो रहा था, ठीक है। फिर भी डॉक्टर साहब से पास गया तो डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ तो इलाज बताएंगे ना मेरे भाई। उसके बाद कहा कि वैसा हो जाएगा तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा और आपका बेटा ठीक हो जाएगा, इसको दवा दारू की जरूरत नहीं है। और कहा कि आप लोग किसान हो, जमीन आपके पास है, तो क्या करो, इसको मुर्गी दे दो, हेंस दे दो पालने के लिए, बस दिन, है ना, दिन भर मुर्गा मुर्गी करता रहेगा। कितना मुर्गी कितना मुर्गा, कौन लाल कौन हरिया कौन ब्लू, ऐसे करता रहेगा। ऐसे करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका माइंड डेवलप हो जाएगा। क्योंकि मान लो कि 10 को हो गया तो 10 को में कितना मुर्गा है, कितना मुर्गी है, मुर्गुआ का रंग कैसा है, मुर्गिया का रंग कैसा है, हाँ, ये मुर्गुआ कहाँ चला गया है, मुर्गिया कहाँ चला गया, ये दिन भर करता रहेगा ना यार, तो दिमाग इंगेज रहेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। तो डॉक्टर साहब ने इनको एक सलाह दे दिया। हाँ, दवा नहीं दिया क्योंकि बीमारी तो था ही नहीं, वो था भीतर का, है ना, भीतर घात, भीतर घात था यार। ट्राई टू, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया, ऐसे इंसान डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता, ठीक है, बाप को भी समझ में नहीं आता, बहुत खतरनाक होता है यार। हाँ आ जाओ। तो यही हालात जॉनसन साहब का था। डॉक्टर साहब ने क्या कर दिया उसको कि भैया आप उसको क्या दीजिए, मुर्गी दे दीजिए पालने के लिए। अब बेंजी हैड केप्ट हेन्स, अब उसको हेन दिया गया पालने के लिए, ठीक है। अब बेंजिया के पास अब मुर्गी आ गया, ठीक है। अब मुर्गी आ गया तो अब देख लो, इसके पास फॉर मेनी ईयर्स बेंजी हैड केप्ट हेन्स, बहुत साल तक वो मुर्गी रखा, ठीक है। व्हाट अर्थ टू हिज मदर एंड फादर, जैसे उसके माँ बाप के लिए जमीन था, उसी तरह बेंजिया के लिए क्या था, सब कुछ उसका मुर्गी था। यानी माँ बाप के लिए क्या था, जमीन 4 एकड़ सब कुछ था, तो बेंजिया के लिए क्या था, है ना, मुर्गी, ये सब कुछ था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। और ही केम फ्रॉम स्कूल, अब स्कूल से आता था, ठीक है, स्कूल से आता था तो ये क्या करता था, स्कूल से आता था और ये सीधे सीधे वो मुर्गी के पास चला जाता था। वो बच्चों के साथ खेलता भी नहीं था, ठीक है। बेंजी वेंट स्ट्रेट होम, सीधे घर चला जाता था और वो अपने मुर्गी को देख रेख करता था। मुर्गी को रखने के लिए एक कूप बनाया गया था, कूप माने पिंजरा टाइप का। यानी मान लो जमीन, खाली जमीन है, मान लो ये खाली जमीन है, तो इस पे एक बांस लगा दिया गया, है ना, ये बांस लगा दिया और बांस को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके घेर दिया, चारों तरफ से घेर दिया, ये जाली टाइप का बना दिया, इस तरह से जाली बना दिया और इसी में मुर्गी रख दिया और इसमें बाहर निकलेगा नहीं और कुछ कुछ अन्न इसमें फेंक दिया, मुर्गी इसमें खा के मस्त। इसी को कहता है कूप। ये क्या हो गया, वायर कूप। इसी को बोला, क्या चीज बोला, ये वायर कूप, ये वायर कूप बनाया, ठीक है। ऐसे ऐसे घेर घेर कर वायर कूप बना लिया, ठीक है। कुछ तरह इधर भी बना लिया होगा, ऐसे ऐसे इधर बना लिया, ऐसे ऐसे, और बीच में रख दिया मुर्गी, ठीक है। यही है वायर कूप, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो वायर कूप तो हो गया ना, आ जाओ। और कहाँ रखा था इसको, देखो कहाँ रखा था,
वायर कूप को कहाँ रखा था? बनाया था बैक ऑफ द हाउस, घर के पिछवा, ठीक है, घर के पीछे जहाँ कचरा बिगाता था ना। देखो आजकल तो मैंने कचरा वाला आया कचरा निकाल, देख रहे हो ना आजकल, कचरा वाला आया कचरा निकाल। तो ये गांव में क्या होता है, घर के आगे तो बरामदा होता है, आगे तो द्वार होता है, और पीछे एक दरवाजा होता है, उससे निकलकर हम लोग कबाड़ बिकते हैं वहीं पे। हाँ, कचरा उचरा वहीं बिकते हैं, और वो कचरा मिट्टी में चला जाता है, वो खाद बन जाता है। तो घर के पीछे ही जमीन पर उसने कूप बनाया था, और इसमें कितना मुर्गी मिला था इसको? 10 और डजन, यानी 10 से लेकर 12 मुर्गियां इसको दी गई। 10 से 10 और 12, 8 दर्जन मुर्गी दिया गया। सब रंग का था, हर ब्रीड का था। मुर्गी का ब्रीड होता है ना यार, जैसे हम लोग यहाँ मुर्गी को होते हैं, एक खाते हो उजला वाला मुर्गी होता है, क्या होता है ये? बॉयलर। रंगीन मुर्गी होता है क्रॉयलर, ठीक है, और एक होता है लोहटन, यानी जो अंडा देता है। इसका और भी ब्रीड होगा यार, मेरे को नहीं पता, लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं ना, वो मुर्गी देखते हैं। व्हाइट वाला लोग खाता है ना चिकन, वो होता है बॉयलर। वो कलर वाला भी आता है, उसको कहता है लोग बेच देता है देसी समझकर, वो देसी नहीं है, वो क्रॉयलर है। वो भी क्या कहते हैं, बॉयलर का ही एक कलरफुल वेरिएंट है। और एक होता है लोहटन, यानी वो मुर्गी होती है, वो अंडा देती है, वही अंडा देती है। तो वो सब तीन को तो मैं जानता हूँ, और भी ब्रीड होगा इसका। यार मैं टीचर हूँ यार, कोई मुर्गी पालक थोड़ी हूँ। आ जाओ। तो ये सब रंग का, और हर ब्रीड, ब्रीड मतलब नस्ल, क्या होता है? नस्ल, हर नस्ल का दिया गया है ना। चितकाबरा था, ब्लैक और वाइट था, ठीक है, और सबको कहाँ रखा था? कूप में रखा था। कूप वही बताया था ना आपको। आ जाओ। अब वो मुर्गी क्या होता है? सिंपल जानवर होता है, तो सिंपल बस स्क्रैप, जो खाना वाना खाते थे तो बच जाता था, उसको जुट्ठन डाल देता था। सीड, यानी सीडेड कैबेज, बंद गोभी, जो खेत में फूट जाता है ना, अब बंदा गोभी, पत्ता गोभी, उसी को कहते हैं ना, वो फूट जाता है। फूट जाएगा तो बीज निकल जाता है, तो वो बीज के लिए रख दिया था, खाया नहीं जाता। तो वो कुछ बीज कितना रखोगे? मैंने एक आध दो बीज के लिए निकाल लिया, बाकी को क्या कर दिया? उसको मुर्गी को खिला देता था। मेज, मकई वगैरह खेत में मक्का उका होता था, तो उसमें से चुन चान के ला के उसको खिला देता था। कॉर्नियर, यानी कि छोटा छोटा मकई जिसमें दाना नहीं होता था, उसको ले खिला देता था, ठीक है। ये सब यानी कि अपने खेत में वो दिन में कोई काम नहीं करता था, तो वो ग्लीन करता था, इकट्ठा करता रहता था। जब खेत कट जाता था, स्टॉल में खूंटी लगा रहता था, खेत कट जाता था। अब मान लो खेत कट लिया, तो यहाँ से मान लो कि खेत कट गया, तो ये खूंटी खेत में रह गया, तो इसमें कुछ कुछ गिरा रहता था, उठा उठा कर लाता रहता था, और वही उसको खिलाता था। मुर्गी को क्या खिलाना यार, ठीक है। अब धीरे 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 ये सिंपल क्रिएचर, मैंने विकास होने लगा मुर्गी से, मैंने अंडा उंडा आते रहा होगा। बेंजी अंडरस्टूड। अब बेंजी को मुर्गी पालने से एक बात तो समझ में आ गया था, क्या? कि मुर्गी का मतलब होता है क्या करना। हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट थिंग अबाउट हेन्स दैट इज एग्जिस्ट फॉर पर्पस ऑफ लेइंग एग्स, यानी मुर्गी का मतलब अंडा देना, इतना जानता था। मुर्गी पर पाला है तो इसका मतलब क्या हुआ? अंडा देना, ठीक है। तो इसको एक ही बात समझ में आता था, मुर्गी मतलब अंडा देना। और दूसरी बात, सिंपल प्रोसेस बिकम साइंटिफिक। उस समय मैंने खेत उतना साइंस डेवलप नहीं था कि भाई सुइया लगाकर मुर्गी के अंडे पे अंडे निकाल लो। वो नेचुरल मुर्गी अंडा देता था, ठीक है, नेचुरल मुर्गी देता था अंडा, ठीक है। इसलिए इतना जटिल नहीं था जितना आजकल हो गया। साफ सुइया दे दे के, है ना, दवा ड्रग्स दे दे के मुर्गी को एकदम कम समय में बड़ा कर देना, है ना, और सतह से अधिक अंडा दिलवा देना, मार सुई मार अंडा, और हम लोग खा खा के साफ, है ना, भंटा हो गए। आ जाओ। और उस समय में इतना मुर्गी और अंडा कमर्शलाइज नहीं था, सिंपल बस अपना मुर्गी है, अंडा निकल गया, एगो निकल के खा लिए। अब तो कमर्शलाइज्ड हो गया, अब हर आदमी प्रोटीन चाहिए। जिम गोअर्स तो मात्र 8 अंडा खाओ, है ना, एक वाइट, दो एकदम पूरा होल खाओ, बाकी वाइट वाला खाओ। अरे इतने लोग खा रहे हैं, इतना चिकन ब्रेस्ट खाओ, इतना मुर्गा मुर्गी लोग खा रहा है, कहिए ही मत। तो पहले नहीं था यार, पहले तो सिंपल आदमी था, ठीक है। इसलिए उस जमाने में एक बड़ा सस्ता था, कौन खाता था अंडा? हाँ, लेकिन अब तो भाई सारा आदमी अंडा खा रहा है। अंडा का दुकान पे शाम को देखोगे यार, फुर्सत नहीं अंडे वाले का, मार छीले जा रहा।
आलू गबा गब खाए जा रहा, अजब है यार। उसके बाद मैंने अंडे निकलते थे, मैंने हेंस मिस्टीरियसली पेक्ड नॉरिशमेंट ऑफ, अपने से वो मुर्गी अपने अपने आप को वो क्या कहते अंडा देने लायक हो जाती थी। जब अंडा देने की समय आता था तो एक बक्सा बना दिया था, तो उसी बक्सा में घुस जाती थी, वही अंडा पार आती थी, वो निकल के चली जाती थी, और मुर्गी वाला क्या करता था, उसमें अंडा निकाल लेता था। यही सिस्टम चलता था। लेकिन अब तो खेती हो रहा है अंडा का यार। जब सुबह सुबह देखोगे ना वो पोल्ट्री फार्म में अंडा छिटा ही रहता है, बीनते बीनते गजब। अच्छा, उसके बाद सब पैकिंग करके नगरी नगरी द्वारे द्वारे भेज दिया जाता है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था मेरे भाई। इसलिए अंडा कब कहाँ दिया था, नेक्स्ट में, यानी एक बना देता था बक्सा टाइप का। अरे पहले बना देता था लोग बक्सा टाइप का, मान लो इस तरह का बना दिया, ये बक्सा रख दिया, और बक्सा में क्या कर दिया, नीचे एक छोटा सा दरवाजा बना दिया, और इसके भीतर क्या पुआल लग देता था। क्या रखता था, पुआरा, है ना, वो मैंने गेहूं कटने के बाद, चाहे सॉरी या धान कटने के बाद जो बच जाता है ना नीचे वाला, वो रख देता था, ताकि अंडा जो गिरे तो फूटे नहीं, उस पुआल पर आ जाए। तो मुर्गी इसके अंदर घुस जाती थी, इसके अंदर घुस जाती थी, अंडा दे देती थी, और फिर मुर्गी बाहर निकल के चली जाती थी, और हम लोग जाकर उसमें से अंडा निकाल लेते थे। आई बात समझ में? ये इस तरह का नेस्ट होता था। ठीक है, सॉरी, नेस्ट होता था इस तरह का। ठीक है, नेस्टिंग बॉक्स लिख रहा है ना, देखो नेस्टिंग बॉक्स, ये वाला, ये नेस्टिंग बॉक्स हो गया। इस तरह से बनता था, छोटा सा तार पाया, वो मुर्गी घुस जाती थी इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता था, पुआल वाला रहता था सब जगह। ठीक है, और बेंजी को दूसरी बात समझ में आता था। पहला बात क्या समझ में आता था, मुर्गी मतलब अंडा देना, और दूसरी बात समझ में आता था, मुर्गी का अंडा मतलब अंडरस्टूड अनदर थिंग्स अबाउट बिजनेस ऑफ हेंस, कि अंडा जो आया है उसको बेचना। ठीक है, उसको बेचना, अबाउट द बिजनेस, क्या कि अंडा है तो उसको क्या करना है, बेचना है। इसलिए ये मुर्गी के अंडा को क्या करता था, दरवाजे पर बेचता भी था। मुर्गी के अंडा को बेचता, खाता नहीं था, बेचता था। इन स्कोर, स्कोर माना होता है 20, 20 की संख्या को स्कोर बोलते हैं। हाफ स्कोर यानी 10, और ये 5 यानी 5, यानी 5, 10, 20 की संख्या में अंडा बेचते, एक दो नहीं, मिनिमम 5, फिर 10 ले जा सकते हो, 20 ले जा सकते हो। और जो पैसा आता था ना यार बेचकर, है ना, वो बहुत धार्मिक तरीका से उसको ले जाकर एक बेसिन रखा था। बेसिन समझते हो, हाथ धोया जाता है ना उस तरह का, तो ये भी एक तरह से बेसिन इस तरह का होगा। ठीक है, इस तरह का, मैंने घर पे होता है ना, इस तरह का कठौता टाइप का होता है, तो ऐसे बेसिन रखा था, और इसी को क्या कहते हैं, अलमारी पर रख दिया था, और इसी में पैसा रखा करता था। मान लो ये अलमारी हो गया किचन का, और इसकी ये बेसिन हो गया। ठीक है, ये बेसिन हो गया, और इसी में, है ना, जब भी मुर्गी का अंडा बेचता था तो पैसा इसी में जाकर रखता था। ठीक है, पैसा कहाँ रखता था, इसी के अंदर रखता था। ये बेसिन हो गया, इसी में रखता था। ठीक है, आ जाओ। किचन के कपबोर्ड पर था, यानी किचन के अलमारी के ऊपर रखा हुआ था। पूछ दे कहाँ रखता था, बेसिन हुआ, ये बेसिन है, ये क्या है, बेसिन है। और कहाँ रखता था, कपबोर्ड पर रखता था। कपबोर्ड मतलब अलमारी, ये कपबोर्ड है, इसके ऊपर रखता था। ठीक है, अब ये छोटा था तो ये पैसा कौन रखता था, उसकी माँ को दे देता था, और माँ उसे ले जाकर उसमें रख देती थी। ठीक है, माँ और मदर, मैंने कहती थी माँ कि देखो टेंशन मत करना, ये पैसा तुम्हारा ही होगा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा पैसा तुमको वापस कर दिया जाएगा। और वो मुड़ी हिलाकर चला जाता था। तो ये मुर्गी का बिजनेस का मतलब दो चीज समझता था, मुर्गी मतलब अंडा देना, अंडा मतलब बेचना। दो ही चीज को समझ में आता था बेंजिया को, हाँ, खाली पैसा। अच्छा, खाता भी नहीं था। ये कुछ वर्ड मीनिंग से आपको डलवा देंगे। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो हम आपको डलवा ही देंगे, आपको टेंशन मत करो। ये हो गया। अब अब बेन जी स्कूल छोड़ दिया, कब, 14 साल की उम्र में। आप मुर्गी से फुर्सत होगा तब ना, 14 साल की उम्र में ये स्कूल छोड़ दिया। एक आप पढ़े थे आर्टिस्ट, वो 12 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा था, ये 14 साल की उम्र में छोड़ दिया। वो
12 साल। आर्टिस्ट में से भी 12 साल में छोड़ा था, याद रखना। और ये 14 साल में स्कूल छोड़ दिया और वह केवल मुर्गी पर भीड़ गया। ठीक है, बस खाली वह मुर्गी अंडा देने वाले को रखता था। ठीक है, और वह लगभग मोटा मोटी एवरेजन 200 अंडे है ना पर वीक बेचता था। 200 अंडे पर वीक, याद रखो। उसके बाद अब 3 times वीक टू ए लार्ज बास्केट ऑफ एग्स, और बाजार 3 बार जाता था और बाजार जाकर उसको अगल बगल पे बेच दिया करता था। ठीक है, धीरे 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 और पैसा लाकर बेसिन में डालता रहता था। यानी 3 बार वो जाता था बाजार। 200 अंडे हो गए तो भैया 200 अंडे को सप्ताह में 3 दिन जाता था, या गाड़ी पे चढ़ के या झोला में रख ले जाकर बेच आता था बाहर। यानी हॉक मेरे गाड़ी पे चढ़ के जाता था, कहाँ बेचता था? इन कास्टर अगल बगल के जगह पे बेच देता था। उसके बाद धीरे धीरे अब वो बिजनेस के बारे में सोचने लग गया। पेपर वगैरह में कुछ पढ़ाई लिखाई किया, क्योंकि 14 साल तक तो पढ़ाई होगा ना कुछ कुछ। तो उसने पेपर में पढ़ा कि अगर मुर्गी को अगर अच्छा से ब्रीडिंग कराना हो तो जानते हो सब मुर्गी को अलग अलग करना पड़ेगा। बुढ़वा को बुढ़िया से अलग, मैंने एजेड मुर्गी को अलग, मुर्गा को अलग, जवान को अलग, अलग अलग ब्रीड को अलग। जैसे उन्होंने कहा कि व्हाइट लेगॉर्न को अलग रखो, रॉड से अलग रखो, रॉड आइलैंड्स। ठीक है, ये सब मुर्गी की प्रजाति है। बूढ़ा वाला को अलग रखो, जवान वाले को अलग रखो, मिक्सअप हो जाएगा तो फिर ब्रीडिंग अच्छी नहीं होगी, ये सब। और उसके बाद जो जगह होना चाहिए वो बड़ा हो जाना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ये सब चीजें उसने पढ़ा। ठीक है, रीडिंग किया। अब इसके लिए जगह चाहिए, हाइजीनिक प्लेस के लिए अब क्या चाहिए? वो जो छोटा कूप बनाया था छोटा पड़ रहा था, अब उसको चाहिए बड़ा कूप। और धीरे धीरे मुर्गियों की संख्या बढ़ता रहा था ना इसका, और अंडा भी निकल रहा था और मुर्गी की संख्या भी बढ़ रहा था, तो इसको चाहिए क्या चीज़? बड़ा जगह चाहिए था। हाँ, बड़ा जगह आएगा कहाँ? अभी तो वो तो अभी घर के पीछे ही ना खेत कर दे मुर्गी का कूप लगाया था, अब कहाँ से आएगा? ठीक है, अब सुनो आगे। तब जब जमीन की जरूरत पड़ गई तो क्या किया बाबू ने? उसके पिताजी ने जो 4 एकड़ था ना उसके पास, 4 एकड़ का जो लैंड था उसमें से एक, मैं 4 एकड़ मान लो इस तरह का 4 एकड़ का लैंड हो गया। ठीक है, 4 एकड़ हो गया तो मान लो ऐसे 1 2 3 मैंने मान लो हिस्से बांट लो, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़। तो इसने इतना काट कर इसको ऐसे दे दिया, लो अब इसमें तुम मुर्गी पाल रहे हो। मैंने एक खंड इसको दे दिया। ठीक है, गिव ए स्ट्राइप ऑफ लैंड रनिंग, मैंने एक स्ट्राइप दे दिया। ठीक है, अब इसमें वो मुर्गी पालन करने लग गया। कहता है कि बेंजी ने पहली बार गलती किया कि बिना सोच क्या कहते हैं, जॉनसन ने पहली बार गलती किया कि बिना सोचे उसने जमीन का एक हिस्सा इसको दे दिया, बेंजी को दे दिया। जमीन मतलब अनउपजा करना, माने मुर्गी ऐसे जगह पर रह सकता था कि जो अनफर्टाइल जमीन हो, फर्टाइल जमीन को नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने बाप ने गलती किया, इसको दे दिया, फर्टाइल जमीन को दे दिया इसको। ठीक है, अब धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे बेंजी का बिजनेस ग्रो करने लगा। ठीक है ना, प्रॉपर्टी बढ़ने लगा, पैसा आने लग गया। और इधर जो खेत था जॉनसन साहब का, उससे कुछ उपजता नहीं था। अब मान लो कि 4 एकड़ का जमीन था, मान लो ये 4 एकड़ का जमीन है, और ये ऐसा काट के ऐसा करके सब ये दे दिया बेंजिया को, ये दे दिया मुर्गी फार्म के लिए। अब इधर जो 4 एकड़ इसमें से पानी नहीं निकलता था। ठीक है, एक तो जॉनसन साहब को काम करने का मन नहीं करता था, और बगल में मुर्गी था तो पूरा खेत गंदा हो जाता था, इसलिए कुछ निकलता नहीं था। इसलिए कहता कि अस्टाबॉर्नली, यानी अर्थ जो है ना कुछ उत्पन्न ही नहीं कर पाता था, यानी फसल होता नहीं था। इसलिए कहता है was not to earth but themselves, for most of the lives they had put rather more than value of the faith। अब देखो ये जॉनसन साहब के बारे में बात करता है कि जो जॉनसन साहब है ना, इसके बाबूजी, ये मेहनत कम करता है और भगवान पर भरोसा करता है कि हर चीज
भगवान कर देंगे, ईश्वर कर देंगे। हाँ, इस तरह का इसका मेंटलिटी था। तो ये लेखक ये कहना चाह रहा है, मैंने लेखक ये कहना चाह रहा है कि भैया आप भगवान के भरोसे मत रहा करो। हो सकता है कि भगवान आपके भरोसे हो। हाँ, भगवान आपके भरोसे हो। भगवान ने आपको दुनिया में भेजा, कोई ना कोई पर्पस होगा, और आप हर चीज भगवान कर देंगे। अरे आपको भगवान शरीर दिए है तो पहले आपको कुछ करना पड़ेगा ना यार। अब भगवान मुंह फा रहे हैं तो कहेंगे कुछ खिला देगा भगवान, नहीं, पहले हाथ भी तो दिए हैं, कमाओ फिर खाओ। इस तरह का व्यवस्था। तो बेंजी साहब के बाबूजी एकदम, मैंने क्या कहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते थे खेत में, ठीक है। वो थोड़ा सा भक्ति भाव वाले थे, भजन कीर्तन करते थे। मैंने गांव में चर्च था, चर्च में वो प्रीचर का काम करते थे, मैंने कहा वही धर्म उपदेशक का काम करते थे। तो बस दिन भर उपदेश देने का काम होता था। देखो बेंजीज फादर मतलब वही जॉनसन साहब। जॉनसन साहब क्या थे, वह एक लोकल प्रीचर थे। बस वह संडे को जाकर चर्च में भाषण देते थे और गांव में लोगों को इकट्ठा करके भाषण देते थे, चौक चौराहा पर देते थे, घर के पिछवाड़े देते थे, जहां लोग मिल गए वहां भाषण देना शुरू हो जाता था, ठीक है। परिणाम ये होता था कि जब लोग मान लो घर के पीछे खड़े हो गए, तो लोग आ गया तो लोग क्या करेंगे, घर के पीछे खेत था, खेत में चढ़ जाता था, फसल को कुचल देता था लोग। लेकिन मैंने बेंजी साहब जॉनसन साहब को इसका कोई ख्याल नहीं रहता था। वो सोचते थे कि भगवान जी सब कुछ कर देंगे, भगवान जी अगर खेत दिए तो कुछ अपने आप उगा देंगे, इसलिए खाली भाषण दिया करते थे। यानी कहने का मतलब आज के ज़माने में लोग भाषण बहुत देता है, काम कम करता है। आप देखोगे चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे लोग मोदी जी ऐसे करते हैं, लालू जी ऐसे करते हैं, पूरा भाषण देगा और अपना घर के बारे में नहीं सोचता। हमारा घर कैसा हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचता, बच्चा कहाँ जा रहा है, हमारी पत्नी कहाँ जा रही है, कोई मतलब नहीं है। मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, अरे पहले अपना घर तो देखो यार। तो काम ना करने वाले आदमी यही चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, रेलवे स्टेशन पर, रेलवे ट्रेन में, बोगी में बहसा बहसी करते हैं, और काम वाले आदमी अपना काम करते हैं मेरे भाई। तो यही आज के ज़माना है। पढ़ लिख के लोग क्या करता है, खाली यही भाषणबाजी तो करता है, डिस्कशन, बस काम कुछ भी नहीं, डिस्कशन बहुत है। जब काम होगा तो डिस्कशन किस चीज़ का मेरे भाई। अब हम ही लोग पढ़ा रहे हैं, फुर्सत है क्या कि हम किसी का डिस्कशन करें। टाइम मिलेगा तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ पढ़ाना पड़ेगा, कुछ नोट्स है, ये है वो, दिन भर इसी में लग जाता। तो मेरे वक्त कहाँ है कि किसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, फलना कैसा है, अच्छा है, बुरा है, होगा अपने जगह पे होगा। तो जो आदमी देखोगे खाली भाषण देता है, उससे काम होता नहीं मेरे भाई, वो देह चोर होता है। उसी तरह से जॉनसन साहब थे, वो देह चोर थे, ठीक है, काम नहीं करते थे। और दूसरे तरफ उसके जो बेटवा था एकदम मेहनती था, मेहनत करता था, मुर्गियों की संख्या बढ़ाया जा रहा था, और ये भाई साहब खेती खत्म किए जा रहे थे। बस वो मानते थे कि भाई एक दिन भगवान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ, बस लास्ट ट्रस्ट इन प्रोविडेंस, भगवान की भरोसा रहते थे। हाँ, बस भगवान जी अन्न उपजा देंगे, इनको दे देंगे, बस इतना सोचता था। ये स्ट्रगल ही नहीं करता था, लेकिन बेंजिया एकदम स्ट्रगल करता रहता था, ठीक है। अच्छा, इसीलिए जॉनसन साहब दिन प्रतिदिन इकोनॉमिकली कमजोर होते जा रहे थे, और उधर इनका बेटवा दिन प्रतिदिन इकोनॉमिकली क्या होता जा रहा था, दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होता जा रहा था, ठीक है। अच्छा, अब बेंजिया सिंपल बिजनेस शुरू किया, और क्या कहते हैं धीरे धीरे अपना बाबूजी के पूरा धीरे धीरे लैंड बैक ऑफ द फादर्स हाउस बिगिंस टू रिजेंबल्स एंड चेकर बोर्ड्स। कहता है कि इतना ना मुर्गी पाल दिया था, कितना ना मुर्गी के पंख और उसका पखाना ऐसा खेत में छिटाई रहता था कि लग रहा था ऐसा चेकर बोर्ड होता है ना, इस तरह का। अरे यार मतलब शतरंज का बोर्ड समझते हो ऐसा। तो मान लो कोई ब्लैक हो गया, कोई वाइट हो गया, मान लो ऐसे कर दिया, 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 ठीक है। अब ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसा ऐसा। तो ये जो देखो, मान लो कि ये ब्लैक हो गया, ये वाइट हो गया, तो चेकर बोर्ड्स की तरह पूरा खेत दिखता था। यानी कि फसल में हरियाली होना चाहिए,
यह खाली मुर्गा मुर्गी का पंख, उज्जर करिया पंख और पखाना वगैरह दिखता था। अब मैंने पेड़ पौधा तो दिखता ही नहीं था, क्योंकि उसके बुढ़ऊ जो थे ना काम करते ही नहीं थे। और अब बेंजिया क्या करता था, मैंने मुर्गी इतना ना अंडा देने लग गया, अब इसका मुर्गी भर के नहीं लग गया होगा, तो बाबूजी के जो घोड़ा गाड़ी था ना वो ले लेता था और ले जाकर मुर्गी मार्केट में जाकर बेचाता था अंडा। ठीक है, बेंजी सिंपल मुस्कान अभी भी था, मुस्कुराता रहता था चेहरे पर, और पैसा बस एकदम धार्मिक भाव से, है ना। अब बैंक में जाने लग गया, अब वो सिनेमा में नहीं जाता था, अब सिनेमा में नहीं जाता था, अब कहाँ जाता था, बैंक, क्योंकि सिनेमा भर गया था। जब सिनेमा भर जाएगा तो पैसा कहाँ जाएगा, सीधे इनटू बैंक जाता था। यानी अब खाता भी खुलवा लिया था बेंजिया, और उसका ब्यूरो कोई काम के नहीं थे। आई बात समझ में? जब कहता है बेंजी 21 का हो गया, उसके माता पिताजी ने क्या कहते हैं उसका पासबुक ले आया, पासबुक लाया। 21 साल का यंग हो गया था, पासबुक लाया, और उस दिन उसको एक सेरेमनी दिया, माने 21वीं बर्थडे मनाया गया। और बर्थडे पर बुढ़ऊ खाना वाना खाने के बाद रात में एक स्पीच भी दिया कि कैसे मेहनती होना चाहिए, कैसे पैसा बचाना चाहिए, है ना, कैसे ये सब थ्रिफ्ट एंड इंडस्ट्री यानी क्या कहते हैं मेहनत परिश्रम के बात किया। ऐसा बतिया रहा था जैसे कि उसके बुढ़ऊ बहुत मेहनती हुए और बहुत ही क्या कहते हैं पैसा कम खर्चा करने वाले आदमी है, कैसा। यानी जितना भाषण दे रहे थे वो अपने पर नहीं लागू हो रहा था, बेटवा पर लागू कराना चाहता था। यार पहले अपने पर लागू करो, अगर सही गार्जियन हो, अगर तुम अपने पर लागू करोगे तो बाल बच्चा भी तुमको देख कर तुम्हें सीखेगा। अगर तुम बच्चे के सामने खैनी मालोगे तो बेटवा भी तो कल खैनी मारने लग जाएगा, और बेटा के सामने तुम दारू पियोगे तो वो भी तो कल को दारू पीने लग जाएगा। यार तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना बाप बेटे के लिए। लेकिन बाप तो कोई काम ही नहीं करता था, भाषण एकदम। उसके बाद उसने उसका पासबुक लाके उसको दे दिया, ठीक है, और कहा कि देखो अब तुम 21 साल के हो गए, ये सारा पैसा पासबुक में ये सब तुम्हारा है। समझ में आया कि नहीं? लो पासबुक ले लो, और पासबुक में जितना पैसा तुमने दिया था सब मैंने जमा कर दिया, एको पैसा खाया हुआ नहीं। तो उसको हैंड ओवर कर दिया गया पासबुक। कब? जब ये 21 साल का हो गया तब। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? देख लो यार, यहाँ फोटो भी है, ये देखो, ये कब्बड़ है, ये कब्बड़ है, ये बेसिन है, ये बेसिन है, ठीक है, देख रहे हो, ये बेसिन है, ये सेफ है, यानी ये होता है ना ताखा दराज टाइप का, ये सामान रखने वाला सेफ है। ये देखो पैलेट हो गया, अंडा देने वाले मुर्गी हो गई, ठीक है। ये देखो व्हाइट लगॉर्न हो गया, ये मुर्गी की प्रजाति है। और ये देखो रोड आइलैंड हो गया साफ, ये मुर्गा और ये मुर्गी, सावन उतर गया रे मेरे भाई। और इसमें देखो मिल जाए तो मजा दे देगा यार। आ रही बात समझ में कि नहीं? आ जाओ। उसके बाद देखो ये, और ये देखो ये है चेकर बॉक्स, बताया था ना फोटो बना के, ये चेकर बोर्ड इस तरह का, और ये मुर्गी का पंख है फीदर इस तरह का। चारों तरफ खेते में ऐसे ही होता गया, ऐसे ही पड़ा हुआ था। और पासबुक खोल के देखा बेंजिया, जानते हो उसमें कितना पैसा था? पासबुक जब खोल के देखा बेंजिया तो कितना था, 230 पाउंड्स, 230 पाउंड्स रुपया उसके अंदर था, जो बहुत बड़ा अमाउंट था उस जमाने में उस लड़के के लिए। 21 साल में इतना पैसा इकट्ठा कर लिया जितना उसका बुढ़ऊ 60 साल में इकट्ठा नहीं किए होंगे मेरे भाई, सोच लो। तो ऐसा था। अब ये पैसा देख लिया और पैसा देखकर हमारा पासबुक अपने पास रख लिया। उसके माँ बाप सोचा कि पासबुक देख कर पासबुक लौटा देगा, तो लौटाया नहीं, रख लिया। अब माता पिता को बड़ी मैंने थोड़ा सा शौक लगा, अंदर क्या कहता है मिक्सर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि भाई हम तो दिए, तो सोचा कि देख लेगा, कहेगा ठीक है आप इसको रखिए, फिर पैसा आता जमा करते रहिएगा। पैसा किसका? आपका होगा, हमारा होगा, घर है, आप मेरे माँ बाप हैं, तो पैसा तो आप ही का है, आपका है, हमारा है, मिलके काम करेंगे। लेकिन इसने कुछ नहीं किया, वो पासबुक रख लिया। इस बात से माता पिता को मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हुआ, किसी को फियर हुआ, प्राइड हुआ, पेन हुआ।
फियर इस बात का है कि भाई आज ये 230 पाउंड था तो ऐसा किया, और कल को और होगा तो क्या करेगा, इस बात का फियर हुआ। प्राइड भी हुआ कि भाई मैंने जो नहीं किया वो कर लिया। और पेन हुआ कि भाई इतना दिनों से पैसा इकट्ठा किया तो कुछ तो हमको दे देना चाहिए था एमा लेकिन इसने कुछ नहीं दिया ऐसा। तो देखो यार, कहने का मतलब जो आस्पेक्ट करोगे ना किसी पर तो इस तरह निराशा होता है। अरे मेहनत करने वाला आदमी कभी किसी पर आस्पेक्ट नहीं करता, किसी से आशा नहीं रखता, अपने हाथ पर अपने बाजुओं पर है ना हिम्मत रखता है, दम रखता है कि मैं कर दूंगा। अरे दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए जब तक ये शरीर चले तब तक काम करना चाहिए। हाँ, काम करना चाहिए, सुबह और शाम करना चाहिए। हाँ, किसी पर है ना आश्रित नहीं रहना चाहिए। अगर आश्रित रहोगे तो इसी तरह की हालात होगी। और जानते हो दुखी आदमी कौन होता है? अब जॉनसन जैसा, जो खुद का काम नहीं करता और दूसरे पर आशा रखता है, ठीक है, और ये शिकायत करता चलेगा, मेरा बेटा तो ऐसा हो गया, मेरी बहू तो ऐसी हो गई। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम गड़बड़ है, तुम्हारा देखने का तरीका गड़बड़ है। तुम मेहनत करोगे तो वो तुमको जरूर अपने से कमा खा सकते हो। काहे किसी के चक्कर में रह रहे हो? ठीक है, जिस दिन तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा तो लोग देखेगा भी, लेकिन नहीं, हम लोग देह छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसने कहा था कि तुम्हें भी जिंदगी में ऐसा होगा अगर तुम जॉनसन साहब की तरह बिहेव करोगे तो। ठीक है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने सांत्वना दिया कि भाई ये बेंजिया शुरू से ही ऐसा था, क्या समझेगा मेरी भावना को। मैंने अपने आप को सांत्वना दे दिया कि बेंजी तो मैंने थोड़ा सा एबनॉर्मल टाइप का है, भावना उसके पास है नहीं, इमोशनल है नहीं। यार जो बिजनेसमैन होता है वो इमोशनल नहीं होता, और जो इमोशनल होता है वो कोई बिजनेस नहीं कर सकता, पैसा नहीं कमा सकता। तो बात गड़बड़ था, तो इसने अपने आप को सांत्वना दे दिया। हर आदमी अपने आप को सांत्वना ही दे रहा है, तो सांत्वना दे दिया। अब ये सोचा था क्या, ये लोग ने क्या सोचा था कि ये लोग थैंक्स बोलेगा, नहीं बोला। ये लोग क्या सोचा था, कुछ कंसेशन दे देगा। ठीक है, 230 पाउंड है, 30 पाउंड कम से कम दे देता यार, वो भी नहीं दिया। विलिंगनेस दैट दे शुड शेयर द मनी, या कहा था कि चलो पैसा ठीक है 230 है तो 115 आपका, 115 हमारा, वो भी नहीं। क्या, क्योंकि बचाने के लिए पैसा तो ये लोग जमा किया था ना, वो तो जमा नहीं किया था इसलिए। लेकिन बेंजी के पास कोई फर्क नहीं पड़ता, बेंजी एकदम अलग टाइप का इंसान था। ठीक है, अभी बेंजी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये लोग दुखी था लेकिन बेंजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार जो आदमी है ना, जो इमोशनल होता है वही दुखी होता है ना, और जो प्रैक्टिकल होता है वो कभी दुखी नहीं होता है। और मॉडर्न एज में प्रैक्टिकल होना चाहिए, है ना, इमोशनल होने बेसी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई इमोशनल नहीं है, तुम अपने आप को मुड़ी फोड़ लोगे। इसलिए भैया इमोशन वही दिखाओ जहाँ के लोग इमोशनल हो। यहाँ कोई इमोशनल है, 99% लोग है ना बिजनेस माइंडेड है, वहाँ तुम इमोशन की बात करोगे, कोई तुम्हारी बात समझोगे, दुखी हो जाओगे यार, समझे। इस तरह है ना, ये लोगों ने दुख हुआ और उन्हें अपने को सांत्वना दिया कि भाई जो बेंजिया ऐसा ही है, क्या समझेगा भावना को। तो क्या कर सकते, मरता क्या ना करता, अपने आप को सांत्वना दिया इस तरह से। ठीक है, अब आप पूछा कि तुम पैसे को क्या करोगे यार, पैसे का क्या करोगे? इसने कहा कि मैं जमीन कीनूंगा। पैसे से क्या करोगे? मैं जमीन कीनूंगा, हाँ ना, लैंड कीनूंगा। जमीन किससे कीनोगे? तो व्हीटमोर से कीनूंगा। ठीक है, इस बात को सुनकर बेंजी के बाबूजी को बड़ा अच्छा लगा कि बगल में 4 एकड़ का जमीन था, 4 एकड़, ये किसका? व्हीटमोर का। किसका था? व्हीटमोर साहब का जमीन था 4 एकड़, मतलब 4 एकड़ का प्लॉट तो इसका था, और इसके बगल में 4 एकड़ का प्लॉट था। ठीक है, 4 एकड़ तो इसका अपना था, और 4 एकड़ ये व्हीटमोर साहब का था। तो ये बेच रहे थे कि कहा कि इस पैसा से हम इसको खरीदेंगे। हमारी बात समझ में? अच्छा, बाप को बड़ा खुशी हुआ कि जो काम मैंने नहीं किया वह कर लिया। इसके बात को बहुत मैंने अच्छा हुआ। बाद में जाकर उसने बेंजी ने वो जमीन कीन लिया। ठीक है, अब बेंजी जो था सिंपल माइंडेड था ही, लेकिन अब वो क्या कहते हैं, मैंने एडल्ट हो गया, अब पैसे वाला हो गया, अब उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए, अब है ना मैन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। अब धीरे धीरे इसकी मुर्गी की संख्या बढ़ने लग गया। अब ये
4 एकड़ बाबूजी का और 4 एकड़ इसका, मोटा मोटी समझो ना। और 4 एकड़ मैंने, सॉरी, मैंने 1/4 बाबूजी वाला और 4 एकड़ वो व्हिटमर वाला, ये सारे पे क्या कहते हैं, मुर्गी फार्म खोल दिया। सारे पर मुर्गी फार्म खोल दिया। 4 एकड़, 1 एकड़ समझो ना, 5 एकड़ पर, 3 एकड़ पर, 3 एकड़ पर बाबूजी खेती करते थे और 1 एकड़ है और 4 एकड़ है, यानी 5 एकड़ पर देखा जाए तो ये मुर्गी फार्म खोल दिया। कौन? मिस्टर बेंजी। और 3 एकड़ पर उसके पिताजी क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे, जिससे नगण्य उपजा होता था, नगण्य उपजा होता था। ठीक है, वो कहता है कि बेंजी क्या हो गया? मैन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया यार। ठीक है ना? अब वो बेंजी क्या हो गया? मैन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब वो फॉर द नेक्स्ट 5 years, उसके बाद 4 से 5 साल में बेंजी क्रिएटिंग मोर हाउस फॉर हेंस एंड देन सेलिंग मोर एग्स एंड मेकिंग मोर मनी। यानी 4 से 5 साल में खाली मुर्गी का फार्म, मैंने फार्म हाउस खोला और अधिक से अधिक अंडे बनाए और अंडों को बेचा और पैसे से, अंडे से क्या बनाया? पैसा बनाया। लेकिन अभी भी वो सिंपल था, तनिक भी घमंड नहीं उसके अंदर था, बस शांति से अपने काम करता जाता था, तो अपने पे 1 पैसा खर्चा भी नहीं करता। देखो, ए पेयर ऑफ बूट्स, मैंने ठंडा था लेकिन जूता भी नहीं कीनता था, पैसा खाली बचाता था। और धीरे धीरे धीरे, है ना, उस जमाने में स्टॉक मार्केट थोड़ी था, स्टॉक मार्केट वगैरह भी नहीं था, उस तरह का मैंने क्या कहते बिजनेस व्यापार नहीं था, बस सिंपल ही था, बेचा और पैसे को क्या करता? बैंक में भेजता जाता था, बैंक में भेजता जाता था। ये सब क्वेश्चन हम भेज देंगे आपको, टेंशन मत करो। अब देखो, अब देयर वाज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन बेंजीज हेंस और पेरेंट्स लैंड। अब देखो यहाँ एक सीक्रेट बताने जा रहा राइटर कि बेंजी के मुर्गी और उसके पिताजी के खेत में क्या अंतर था। पिताजी के लैंड कितना था? 4 एकड़ था ना, 4 एकड़ लैंड था। अब बेंजी के मुर्गी में अंतर क्या था? ये जो बेंजी का मुर्गी था ना, वो इसका अपना था, लेकिन 4 एकड़ का जो जमीन उसके बाबू का था ना, वो किसी दूसरे से यह लीज पर लिया था। दूसरे से लीज पे, किससे लिया था? सैंडर नाम के व्यक्ति से लीज पर लिया था, है ना। 40 years, 40 साल का करार पर लिया गया था। यानी सैंडर को इसके माता पिता क्या करते थे? रेंट देते थे, महीना देते थे, यानी सालाना उसका किराया देते थे। यानी ये 4 एकड़ का जमीन इसके बाबूजी का अपना नहीं था, वह, है ना, सैंडर से लीज पर, मैंने उधार लिया गया था। यानी जो इस पर खेती करता था और इसके एवज में उसे किराया देना पड़ता था। यानी कि 4 एकड़ का जमीन उसके बाबूजी का अपना नहीं था, लेकिन बेंजी का मुर्गी उसका अपना था। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो सेंडर था ना, अब इसके बाबूजी का उम्र 65 का हो गया था, अब खेती बाड़ी हो नहीं रहा था इनसे। अब ये जो सेंडर था जिससे जमीन लिए थे, अब उस एरिया में विकास होने लग गया था। अब देखते हो जब विकास होने लग जाता है तो लोग जमीन का भाव बढ़ने लग जाता है। तो सेंडर ने सोचा कि वो 4 एकड़ जमीन बेच दूंगा मैं। अब बेच दूंगा क्योंकि मैंने लोग जमीन खोज रहा था, जमीन था नहीं। तो सेंडर कहा कि मैं जमीन बेचने जा रहा हूँ। इसको बुलाकर, इसके बेन जॉनसन साहब को बुला के कहा कि भाई जमीन बेचने जा रहा हूँ। अब मान लो कि 40 साल से तुम जमीन जोत रहे हो मेरा, तो पहले प्रेफरेंस मैं तुमको दूंगा कि तुम चाहो तो जमीन कीन लो ये वाला, अगर तुम नहीं कीनोगे तो मैं दूसरे को बेच दूंगा। ठीक है, अब ये 65 का हो गया, इसका पैसा भी नहीं था, तो कहा कि मैं जमीन नहीं खरीद पाऊंगा, ठीक है आप बेच दो। तो ये 4 एकड़ का जमीन अब जॉनसन साहब के हाथ से भी निकल गया। ठीक है, अब वो बेच देगा। ठीक है, वो जो सैंडर है बेच देगा। किसका जमीन था? सैंडर का था। इससे उधार में किराए पर लिया था। क्या साल के किराए पर? 40 साल के किराए पर। कौन लिया था? जॉनसन साहब। अब ये सैंडर उसको बेच रहा था, और जब ये बेच रहा था तो इसका उम्र कितना था जॉनसन साहब का? 65 हो गया था। अब सुनो,
ये कहा कि भैया मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं क्या करूं? तो कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं लोगे तो हम किसी को बेच दूंगा। तो ये देखो, माइकल मास एक पर्व है, इस दिन को कहा कि मैं जमीन छोड़ दूंगा। ये जिसे बोलते दुर्गा पूजा, छठ, उसी तरह ये माइकल मास है, इस दिन ये जमीन छोड़ दूंगा। ठीक है। फिर पूछा कि भैया अब मैं तो जमीन छोड़ दूंगा, टेंशन मत करो, लेकिन खरीदेगा कौन? तो कहा कि खरीदेगा कौन? तुम्हारा बेटा खरीदेगा, और कौन? यानी पैसा वाला तो वही था उस एरिया में। हाँ, बाप को बड़ी खुशी हुआ, अरे भाई ठीक है, जमीन आज तक मैं जमीन नहीं खरीद सका, लेकिन मेरा बेटा ही जमीन कीनेगा। बाप तो साहब फूले नहीं समा रहा था, लेकिन बेटा भी तो लाजवाब था। अब सुनो, अब आना, अब 4 एकड़ का जमीन, अब 4 एकड़ ये वाला स्टैंडर्ड वाला, और 4 एकड़ व्हीटमोर वाला, ये 4, यानी 4 है और 4 है, 8 एकड़ का जमीन हो गया। 8 एकड़ में पोल्ट्री फार्म खुल गया। अब उस एरिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म ये हो गया। अब इतना मुर्गी मुर्गा हो गया कि अब इससे अपने से काम नहीं होता था, तो ये आदमी है ना अपॉइंट करने लगा हेल्प करने के लिए। अब उसमें एक लड़की नाम का, है ना, लड़की फ्लोरेंस नाम की लड़की को भी हायर किया था। ठीक है। वो लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि वो थोड़ा सा बहुत मैंने अलग टाइप की थी। अगली लेग्स था उसका, है ना, माउथ ऐसा था कि मुंह हमेशा खुले रहता था, यानी मुंह मैंने समझा दांत निकला होगा, मुंह हमेशा खुले रहता था। लेकिन बेंजिया को ये लड़कियां बड़ा पसंद था। ठीक है, क्योंकि बेंजिया बड़ा होशियार था। वो जानता था कि अगर बहुत बहुत ब्यूटीफुल और बहुत क्या कहते हैं, है ना, अट्रैक्टिव लेडी खोजूंगा तो भाग जाएगी। ठीक है, और मुझे लेडी चाहिए ऐसा जो घर को भी देख ले और हमारा क्या कहते हैं एक पत्नी का जो धर्म होता है वो भी निभा ले। तो इसलिए ये ऐसा लड़की खोज रहा था। जिसे कहता है कि इसको जरूरत नहीं था डिस्टिंग्विश या इंटेलिजेंट गर्ल, इसको तो इसी तरह की भोकलोलिया की जरूरत था। ठीक है, जो एक वाइफ का भी काम कर दे और घर भी संभाल ले और सिंपल रहेगी, हाँ, कहीं भाग भी नहीं पाएगी। तो ये सोचा कि भैया हम इसे शादी कर ले। किससे? इसी लड़की से शादी कर ले। अब पहली बार इसके दिमाग में शादी करने का ख्याल हुआ, लगभग 40 साल के हो ही गया होगा ये। ठीक है, तो किस लड़की से शादी करने की सोच रहा था ये? फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी। पूछ, याद रखना, फ्लोरेंस कौन लड़की है? फ्लोरेंस। लेकिन बाबूजी को ये लड़की पसंद नहीं थी। बाबूजी को और महतारी को लड़की पसंद नहीं थी। लड़का हो बकलोल, लेकिन माता पिता को लड़की कैसे चाहिए? साफ, है ना, हूर और नूर चाहिए, मेरा। तो बाप कह रहा था नहीं, उसे ब्याह नहीं होगा। लेकिन ये कहा कि देखो पापा, हाँ, तुम चाहोगे या ना चाहोगे शादी तो होगा, या तो अपने मन से करा लो और नहीं तो मैं तो कर ही लूंगा। बाप कहा कि नहीं, शादी नहीं करने दूंगा। लेकिन ये कहा कि मैं शादी करूंगा। और सच में देखो, अपने क्या कहते हैं एंड ऑफ द 40th, यानी 40 साल जैसे ही खत्म हुआ और जैसे ही 41 ईयर में प्रवेश किया, बेंजिया, हाँ, वो लड़की से शादी करके घर में घुस गया, घर में आ गया। ठीक है, अब वह कहता है कि मुझे वो आगे वाला बेडरूम दे दो मुझको, फ्रंट बेडरूम। अब ये बेडरूम मम्मी और पापा यूज करते थे, अभी कहा था मुझको दे दो, क्योंकि वो जो घर 4 एकड़ का जमीन में ये घर बना था, 4 एकड़ का लैंड में जो जमीन ये घर बना था, अब ये 4 एकड़ का जमीन वो खरीद लिया तो घर भी तो इसी का हो गया ना मेरे भाई। अब ये घर का मालिक कौन हो गया? बेंजी। अब कहा कि मुझे फ्रंट डोर वाला हमको बेडरूम दे दो। अब बाप बेचारा क्या करता, क्या कर सकता था, जमीन तो इसका था नहीं। अब बेटे के ऊपर रहमो करम पर जी रहा था, तो जैसा कहेगा वैसा करेगा। तो जब तुम नहीं मेहनत करोगे तो बेटा तो ऐसे ही लात जूता मारेगा। आई बात समझ में? ऐसा मेहनत कर लो, इतना मेहनत कर लो कि तुमको बेटे की हर जरूरत नहीं पड़े, इतना कर लो कि जरूरत हो तो बेटे को तुम हेल्प करो, बेटे के सहारे मत जिया करो। लेकिन तुम जॉनसन साहब की तरह रहोगे ना भाई, तो तुम्हारी हालत इसी तरह हो जाएगा। अब सुन लो, अब ये जो लड़की थी ना, ये फ्लोरेंस, ये थोड़ा अलग टाइप की थी। ये चाहती थी कि भैया कि मैं रहूं और मेरा हस्बैंड रहे, ये बुढ़वा बुढ़िया को यहाँ से हटा दिया जाए, इसलिए वो हमेशा झगड़ा करती रहती थी। ठीक है,
अब सास से इसको पटता नहीं था, बर्तन को लेकर कुछ भी लेकर हमेशा तू मैं होता रहता था। ठीक है, और जो ये बात आया किसके दिमाग में, बेंजी के पास आया। बेंजी के पास आया तो बेंजी ने क्या किया, बेंजी के पास आया तो बेंजी ने क्या कहा कि ठीक है, मैंने अगर तुम्हारा मैंने खाना पीना में दिक्कत हो रहा है, बर्तन मांजने में दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे करो ना, ठीक है, तुम अलग खाना बनाओ और हम लोग अलग खाना बनाते हैं। तो घर में दो डिवीजन हो गया, घर में क्या हो गया, बंटवारा हो गया मेरे भाई। घर में क्या हो गया, बंटवारा हो गया। घर के अंदर क्या हो गया, तो ये लोगों ने क्या किया, जब झगड़ा हो गया तो बेंजी ने क्या किया, कहा कि तुम आप किचन में खाना पकाओ और हम लोग दूसरे रूम में खाना पकाते हैं। यानी घर में डिवीजन हो गया, अलग अलग हो गया। यानी अब दो चूल्हा हो गया, घर के अंदर दो चूल्हा हो गया। एक चूल्हा किसका हो गया, मम्मी पापा का, जो किचन में बनाते थे, और इसके पत्नी जो फ्लोरेंस थी वो अलग खाना पकाती थी। अब दोनों का खाना पीना अलग हो गया, और रहना पाना अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद भी ये जो लेडी थी ना फ्लोरेंस, इसकी माता पिता को देखना नहीं चाहती थी। मैंने जब भी सीढ़ी वगैरह पे वीमेन पास्ट अनदर सीढ़ी वगैरह पर चढ़ती थी तो फिर धक्का धुक्की हो जाता था, झगड़ा तगड़ा हो जाता था, है ना। यानी किचन अलग होने के बावजूद भी फ्लोरेंसिया चाहती थी कि किसी तरह घर से निकल जाइए, ठीक है, कि बुढ़वा बुढ़िया घर से निकल जाए। ये अगर कुछ नहीं किए रहोगे ना यार, तो तुम्हारी लाइफ भी इसी तरह हो जाएगी। ये चाहती थी निकाल देने के लिए, कुछ ना कुछ वो टेंट खोजती रहती थी। अब बार बार ये कंप्लेन माँ बाप करता था कि देखो तुम्हारी बीवी ये करी, तुम्हारी ये बीवी ये करी। तो पहले बार तो किचन बदल दिया, अलग अलग कर लिया। अब ये कहता देखो तुम्हारी बीवी भी झगड़ा करती है, ये करती है, वो करती है। तो जानते हो लास्ट में क्या करेगा, सुनो क्या किया, कहा कि कहा कि सुनो कि माँ मॉम एंड डैड ही सेड, क्या कहा कि अच्छा होगा कि आप लोग कहीं दूसरी जगह जाकर रहिए, यानी मेरे घर को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब सुनो, अब पहले बार किचन बट गया, तुम्हारा किचन अलग मेरा किचन अलग, बाद में फिर झगड़ा होने लग गया। तो बेंजिया क्या बोला कि भाई तुम लोग अपने कहीं अपना घर देख लीजिए, ये घर छोड़ दीजिए मेरा। अब बेंजी की बात को सुनकर, है ना, माता पिता को बहुत शौक लगा। कहा कि हम लोग के पास तो कोई घर ही नहीं है, कहाँ जाएंगे। तो ये बेंजिया कहा कि हम क्या जाने तुम कहाँ जाओगे, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मेरे घर छोड़ दो। ठीक है, तो क्या बोलता है, सुन लो, बोलता है दिस इज आवर हाउस नाउ, यार मेरा हमारा है और मेरी बीवी का है। वी वांट इट, हम इसे चाहते हैं। एंड आई बाउट द हाउस, हमने घर खरीदा है, इसलिए आई वांट इट, मुझे ये चाहिए। बस इस पर माँ थी थोड़ा सा कही, हाँ हम लोग कहाँ जाएंगे, वी गॉट नो वे टू गो, वी कहता वी हैव गॉट टू गेट आउट, तुमको बाहर निकलना ही होगा, तुम्हें घर से निकलना ही होगा, तुम कहीं जहन्नुम में जाओ। बेंजी ने कस के डांट दिया। इसकी आंख को देखकर, है ना, माँ बाप को लगा कि भाई अब मारेगा। यही ये 30 ईयर्स है, यही ये 30 ईयर्स है, यानी यही ये 30वां साल है जब माँ बाप को एहसास हुआ कि माय सन इज नॉट इन हिज राइट हेड। यानी 30 साल के बाद, यानी जब ये 40 साल का हुआ, यानी तब इसको 10 साल के आसपास तो उसको डॉक्टर के पास ले गया, तो 10 साल वो हो गया और 30 साल इधर। ये जब एक 40 साल 41 साल का हुआ और जब घर से निकलने को कहा, तब ये कहता है 30 साल के बाद इसको एहसास हुआ कि रे भाई मेरा बेटा सच में ये दूसरे टाइप का है,
ये इसका सही खोपड़ी का आदमी नहीं है। ठीक है, अब क्या कर सकता था? अब इन लोग के पास तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब ये कह दिया कि घर मेरा है, अब ये घर तुमको छोड़ना पड़ेगा, तो तेरा ऑप्शन ही क्या है? बस उसने कहा। उसके बाद ये तैयारी बेग अपना बिरिया बस्तर बांध लिया और ये ले आया। एक दिन आया और ये कार लिया, ये अब गाड़ी भी किन लिया था, फोर्ड वैगन, फोर्ड कंपनी की गाड़ी किन लिया था। इसमें माँ बाप को चढ़ाया और ले जाकर एक सुनसान जगह पे उतार दिया, और उतार कर वहां से ये वापस आ गया। वह वहां पे माँ बाप को छोड़कर ये वापस आ गया। ठीक है, देखो देखो, मैंने और एक भी शब्द अफेक्शन वाला नहीं बोला। ठीक है, और चला गया। ही फेल्ट एंड स्पोक एंड थॉट ओनली दिस सिंपल टर्म्स एंड क्रूअल सिंपल एंड ऑफ चाइल्ड। यानी बस माँ बाप के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो एक शब्द भी नहीं बोला। और जब नहीं बोला तो क्या करेगा, चुपचाप उतर गया वहां पे। ठीक है, माँ बाप को आज उतार कर वहां से क्या किया, वहां से ये चला आया बिना कुछ बोले। उसके बाद ये मरेगा कि जिएगा, क्या करेगा? ठीक है, देखो यहाँ लिखा, दोनों को एलाइटेड कर दिया, है ना। एलाइटेड एट ए स्ट्रेंज प्लेस, एक मैंने अनजान जगह पे दोनों को ले जाके गाड़ी पर, है ना, यहाँ पे जाके उतार दिया, एलाइट कर दिया, उतार दिया और वहीं पे छोड़ दिया। वंस दे हैड हैड अर्थ, तब अकेले छोड़ के वहां से चला आया। एक शब्द भी नहीं बोला। बेंजी स्पोक ए फ्यू वर्ड्स, मैं थोड़ा बहुत ए फ्यू मैंने ना के बराबर बोला, और अनमूव्ड सिंपल आइस वहां से चल दिया। जब चला आया तो माँ बाप एक पेमेंट पे खड़े हैं। वंस दे हैड, अब वो जहाँ पे उतारा तो वहीं खड़े हैं और एहसास करता है कि काश अगर मेरे पास जमीन होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इफ इट वुड बी पॉसिबल टू टेल फॉर देयर डाउनकास्ट साइलेंट फेस, यानी नजर झुकाकर शांत भाव से इस बात को एहसास किया, यह एहसास किया कि भैया जमीन होता तो मुझे आज ये दिन देखने को नहीं होता। ठीक है, आज जमीन नहीं है तभी तो ये दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है ना, है ना। आज हम मेरे पास कुछ नहीं है। ये 65 ईयर्स का एज हो चुका है, 70 ईयर्स का एज हो चुका है। इस एज में अब क्या कमाएगा और क्या खाएगा? और बेटा जो कमा के खिला सकता था वो भी घर से निकाल दिया। तो अगर भाई आप भी अगर ऐसे हो तो तुम्हें भी ऐसा ही भोगना पड़ेगा। तो यही है कहानी, है ना, अर्थ का। यानी ये लेखक ये कहना चाह रहा है भाई, कम से कम जिंदगी में कुछ अर्थ, जमीन खरीद लो, ताकि, है ना, उसमें कुछ भी हो तो कम से कम एक तिरपाल टांग के रह तो सकते हो। अब मरोगे तो कम से कम 6 फीट, है ना, 6 फीट का क्या कहते हैं, कब्र भी तो नसीब हो जाएगा। लेकिन जमीन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फुटपाथ पर मरोगे और नगर पालिका की गाड़ी आएगी लाद कर ले जाएगा। इसलिए भैया जब तक ये शरीर है आदमी को काम कर लेना चाहिए। हाँ, ताकि तो एज तो सबको आएगा ना मेरे भाई। उस एज तक आने तक कुछ ऐसा बना कर रखो ताकि आपको ये दिन देखने को ना मिले। ये दिन क्यों देखने को मिला? क्योंकि जब उम्र था तो ये भाषण दे रहा था, और जब जब शरीर गिर गया तो फिर ये बेटा उस पर हावी हो गया और बेटा इसको घर से निकाल दिया। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए भैया शरीर का इस्तेमाल करो, भगवान की जो क्षमता है इस्तेमाल करो, और ये दिन देखने को आपको ना मिले। तो ये रहा आपको कहानी द अर्थ का। आई बात समझ में? दिस इज द स्टोरी ऑफ द अर्थ। आई बात समझ में? ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चंस को मैं आपकी पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, अब रही बात, मंडे को आपको इसकी की पॉइंट और ऑब्जेक्टिव डील कर दूंगा, और इसका क्वेश्चंस और क्या कहते हैं इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स है, इसका क्वेश्चन और की पॉइंट आपको लोड करवा दूंगा। ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल मुलाकात तो नहीं होगी, कल संडे है, फिर मंडे को मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक है, पढ़ाई करते रहना यार, पढ़ाई छोड़ना मत। ठीक है, ओके, बाय।